चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल 124 की स्टेट्स एंड इट्स डेफिनेशन की बात हम करेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी है और जाननी है। स्टेट क्या है, उसकी रियल परिभाषा क्या है, राज्य में किस तरीके से राज्यों का निर्माण होता है, संघ या यूनियन हमारी क्या है, यूनियन का मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और इसका रियल फैक्चर क्या है। देखिए, जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता चलता है कि जो इंडिया है एक राज्यों का संगठन है। हम क्या हैं, एक पर्टिकुलर राज्यों के संगठन में आते हैं और ये राज्यों का संगठन एक दिन में नहीं बना। हमने पूरी एक जर्नी की जिसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि भाई पहले कितने राज्य थे, फिर कितनी यूटीज़ बनी, कौन कौन से राज्य उसमें मर्ज हुए। इन राज्यों का मर्जर हुआ है और वो मर्जर एक दिन में नहीं हुआ, उसमें काफ़ी समय लगा है, सालों की मेहनत पड़ी है। आज भी हम उन स्टेट्स के फॉर्मेशन में लगे हुए हैं, आज भी हमारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में नहीं हो पाई हैं। तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि राज्य हैं क्या, राज्य किस प्रकार कार्य करते हैं, राज्य बनाने का क्या नियम है, भारत या बाउंड्री है उसके स्टेट्स किस तरीके से काम करते हैं, उनका रियल कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है, उन्हें क्या तोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या हटाया जा सकता है, क्या केंद्र या सेंट्रल ज़्यादा मजबूत है या राज्य ज़्यादा मजबूत है। इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको समझने की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। तो आइए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी में बेसिक चीज़ें आपको क्या पढ़नी। इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो हमने पहले क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार है उसका रियल स्ट्रक्चर क्या है। सरकार में केंद्र आता है, फिर राज्य आता है, फिर लोकल बॉडीज़ आती हैं, क्षेत्रीय प्रशासन आता है, जैसे पार्षद हो गए, प्रधान हो गए। ये भी प्रशासन की एक इकाई है, ये भी प्रशासन का एक अंग है जो आपके लिए कार्य करते हुए यहाँ पे प्रदर्शित होता है। फिर जब संविधान मिलेगा तो संविधान में हमें कुछ आश्वस्तता मिलेगी, श्योरिटी मिलेगी। वो श्योरिटी क्या होगी कि हम अपने लिए कुछ अधिकार रख पाए। जैसे मैं कार्य कर सकता हूँ, मैं व्यापार कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी कार्य चुनने की स्वायत्ता है। मैं किसी से कार्य करा सकता हूँ, किसी को कार्य को मना कर सकता हूँ क्योंकि मेरा विवेकाधिकार की स्वायत्ता है। मेरा मन है, मैं काम करूंगा, नहीं माने नहीं। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु किसी को हर्ट करने वाली चीज़ नहीं बोल सकता। धार्मिक चीज़ों की मान्यताओं के विरोध में नहीं बोल सकता। कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल सकता जिससे हिंसा हो जाए। कोई भी हेटेड स्पीच नहीं दे सकता। देख, मुझे रहने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके रह सकता हूँ। मतलब मैं जंगल में जाके रह सकता हूँ, बट जंगल में उन क्षेत्रों में जाके रह सकता हूँ जहाँ पर सरकार ने हमें परमिशन दी है। जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके अंदर मैं नहीं जा सकता। देखिए, स्वतंत्रता की डेफिनीशन जो हमारे संविधान में दी, उसका मतलब ये नहीं हम पूर्णतः स्वतंत्र। हमारी स्वतंत्रता लिमिटेड है। अगर हम पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या होगा, हम किसी का भी मर्डर कर देंगे, जिससे मैं चिढ़ोगे उसको अगले दिन खून हो जाएगा। तो उसके नीचे कानून बने। हमारे पास सारी स्वतंत्रता, सारी स्वायत्ता नहीं दी गई, उसको हमने रेगुलेट कर रखा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होगा, इनको हमने फंडामेंटल राइट्स से प्रोटेक्ट कर रखा है कि आज के कुछ राइट्स हैं जिनको हम आपको पूरी तरीके से देंगे और ये फंडामेंटली प्रोटेक्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर कल को जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश है हमारे, वो इस चीज़ के लिए कार्य करेंगे। हाई कोर्ट भी जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत, और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो दोनों आपके पास साधन है, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएँ। ऑल्दो 226 ज़्यादा वाइड है, मतलब हाई कोर्ट को ज़्यादा अधिकार दिए गए सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। रिट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये हैं कि राज्यों को किस तरीके से कार्य करना है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये बताते हैं राज्य किस प्रकार से कार्य करेंगे, राज्य कैसे कल्याणकारी राज्य में बदलेंगे, राज्य कैसे उस कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा में तैयार रहेंगे। इन चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन, बैलेंस्ड फेडरल स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव गवर्नेंस के साथ। मतलब क्या है, राज्य और संघों का संबंध संतुलित है। कैसे संतुलित है, सिंपल सी चीज़ समझिए। बैलेंस्ड हम कैसे हैं, गवर्नर केंद्र ने बैठाया है, ठीक, पर गवर्नर रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट के लिए। केंद्र से बैठने के बाद भी इसके पास अधिकार नहीं, अधिकार किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री अगर कभी काम नहीं कर रहा तो गवर्नर काम करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दो, केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज का रूल अलग है, पर बाकी लोगों के साथ क्या है, गवर्नर नाम मात्र का अध्यक्ष है। जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है, राष्ट्रपति है। प्रेसिडेंट नाम मात्र का है, इसी तरह ये भी नाम मात्र के हैं। इनकी भी एक लिमिटेशन है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक। इसके बाद क्या बात आती है, इसके बाद ये बात आती है कि हम इन चीज़ों को रेगुलेट करके रखें और इन चीज़ों को समझ के चलें
क्योंकि हमें ये जानना है कि कोई भी राज्य इसके बिना कार्य नहीं कर सकता जब केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य ना हो। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, केंद्र और राज्य में सामंजस्य हमें क्यों चाहिए। जब भी हम केंद्र और राज्य की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम क्या आती है, आप देखिए वेस्ट बंगाल में क्या प्रॉब्लम है, पंजाब में क्या प्रॉब्लम है, केंद्र और राज्य सरकार में सामंजस्य नहीं है। जैसे पंजाब में भी बाढ़ आई, हिमाचल में भी बाढ़ आई, बिहार में भी बाढ़ आई, यूपी में भी बाढ़ आई, बट राहत के प्रोग्राम और पैकेजेस सबसे ज़्यादा कहाँ दिए जाएंगे, जहाँ पर केंद्र के फ्रेंडली रिलेशंस है। जो केंद्र के खिलाफ आग उगल रहा है वहाँ पर पैसे कम दिए जाएंगे, ऑल्दो दिए जाएंगे क्योंकि केंद्र की जिम्मेदारी है, बट वो जिम्मेदारी लिमिटेड है। राज्यों की जिम्मेदारी राज्यों को खुद उठानी, ठीक, ये एक प्रॉब्लम आती है। अब पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है भाई, देखिए हमारा जो संविधान है कई पार्ट्स में बटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे 14-15 पार्ट हमें जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन 14 पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, फिर वो 12 अनुसूचियाँ बनी, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये पार्ट्स जो होते हैं, इनमें पहला पार्ट जो हमारा दिया गया है बेटा, उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है राज्य और उसकी सीमाएँ, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। अब स्टेट्स एंड टेरिटरी में क्या दिया गया है, पहले आर्टिकल 1 से 4 तक हमें क्या बताता है कि हमारी टेरिटरीज कैसे हैं, हम कैसे फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम चारों आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। पहला आर्टिकल 1 क्या बोलता है, डिफाइंस इंडिया नेम एंड द टेरिटोरियल कंपोजिशन। जब संविधान बना तो पता है किस बात पे लड़ाई हुई, इस बात पे लड़ाई हुई कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इसका नाम इंडिया होना चाहिए, ठीक, इसी पे लड़ाई होती रही। कुछ लोगों ने कहा भारत इज़ अ गुड नेम, तो उसने कहा इंडिया इज़ अ गुड नेम। अब जब किसी ने कहा भाई भारत एक अच्छा नाम है, किसी ने कहा इंडिया एक अच्छा नाम है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, भारत शब्द जो है बच्चों, जब आप भारत शब्द की बात करेंगे, भारत शब्द हिंदी से लिया गया, इंडिया शब्द जो है इंडस से बना, इंडी से बना। तो इंडिया अंग्रेजों ने बोलना स्टार्ट किया तो हमें इंडिया बोल दिया गया, एक कॉन्टेक्स्ट में इंडिया बोल दिया गया, बट रियल में हम क्या हैं, आर्यव्रती हैं, हमारा जो नेशन है वो आर्यव्रत है। अगर हम हिंदू सनातनी परंपरा के अनुसार चलें तो हम आर्यव्रत में रहते हैं, परंतु ये नाम हम रख नहीं सकते थे, भारत खंडे भी नहीं रख सकते थे। तो हमने क्या रखा, भारत डेट इज़ इंडिया या इंडिया डेट इज़ भारत। हमने क्या किया, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम हम एक्सेप्ट करेंगे, हम सिर्फ एक नाम लेके नहीं चलेंगे। हमने क्या कहा, हम एक नाम लेके नहीं चलेंगे, हम हिंदी इंग्लिश दोनों नाम आपके मानेंगे। तो हमने क्या किया, भारत डेट इज़ इंडिया और इंडिया डेट इज़ भारता, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया संविधान के अनुच्छेद 1 में कि ये भारत है और ये भारत कई राज्यों का संगठन है। तो अनुच्छेद 1 हमें क्या बताता है कि भारत है, भारत का नाम भारत या इंडिया है। इसके बाद आर्टिकल 2 क्या कहता है, एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स। किसी भी नए राज्य को जोड़ने के लिए पार्लियामेंट को शक्ति दी गई। अब ये कैसे जोड़ सकता है, समझना, मेरे पास एक भूखंड है, इसको मैं 100 टुकड़ों में काट सकता हूँ, नए राज्य बना सकता हूँ, या इन 100 टुकड़ों को दोबारा जोड़ के 14 राज्य बना सकता हूँ। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, किसी भी राज्य को काट दें, किसी भी राज्य को जोड़ दें, किसी भी राज्य की सीमा बढ़ा दें, किसी भी राज्य की सीमा घटा दें, अंतर्राष्ट्रीय रूप से किसी को दान दे दें और किसी से अपनी सीमाएं ले लें। ये सारे काम कौन करेगा, संसद करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, बांग्लादेश के साथ हमारा एक रिश्ता था जिसे बोलते हैं इनक्लेव एक्सक्लेव। ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आईआर में भी हम लोग पढ़ेंगे, इनको लाइफ टाइम याद रखना। इनक्लेव एक्सक्लेव क्या होते हैं ये समझ, ठीक। देखिए ये एक टेरिटरी है, ठीक, ये मान लीजिए क्या है, बांग्लादेश। और ये दूसरी टेरिटरी है जो क्या है, इंडिया। और ये ब्रिटिश एरा के टाइम की कंट्रीज हैं, कब, जब अंग्रेज थे तब की। अब क्या हुआ, बांग्लादेश के नवाब और वेस्ट बंगाल या बंगाल के नवाब, ये दोनों आपस में चौपड़ खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन नवाब ने ये वाली टेरिटरी गिरवी रख दी कि अगर तुम जीते तो तुम्हारी ये टेरिटरी। वेस्ट बंगाल के नवाब जीत गए, ये टेरिटरी किसकी हो गई, इंडिया की। फिर अगली बार ये खेल रहे थे, इन्होंने कहा कि इस बार तुम जीते तो ये वाली टेरिटरी तुम्हारी, ये जीत गई, किसकी हो गई, बांग्लादेश की। अब ध्यान से समझना, किसी कंट्री की भौगोलिक जोग्राफिकल सीमा के अंदर कोई देश अगर आता है, जोग्राफिकल टेरिटरीज के अंदर कोई देश आता है जहां पर शासन करना मुश्किल है उस राज्य का, भाई वो इन सब एरियाज को पार करके तो जा ही नहीं पाएगी ना, ये क्या होगा, इनक्लेव।
यह वह क्षेत्र होगा जो भारत के अंदर है पर भारत द्वारा शासित नहीं है बांग्लादेश का, पर बांग्लादेश इस पे शासन नहीं कर सकती क्योंकि भारत के भूगर्भ के अंदर है। फंस गया, ये इनक्लेव हो गया। एक्सक्लेव क्या होता है? ये वाला एरिया इंडिया ने जीत लिया तो ये बाउंड्री हमारी जा रही है, हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेव। अच्छा, इंडिया ने ज़्यादा जीता था, बांग्लादेश ने कम जीता था। बट नरेंद्र मोदी जब बने तो 2014 में उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म किया बांग्लादेश के साथ। उन्होंने कहा जितने बांग्लादेश में इनक्लेव एक्सक्लेव हैं वो सब आपके, जितने इनक्लेव हैं एक्सक्लेव हैं वो आप रख लो, और जितने इंडिया में वो हम रख लेते हैं। तो ये संसद को परमिशन किसने दी? ये कार्य करने की परमिशन दी है किसने? आर्टिकल 2 ने। इसके बाद आर्टिकल 3 क्या करता है? फॉर्मेशन और अल्टरेशन ऑफ ए स्टेट। यहाँ पर किसी भी नए राज्य को एडमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यहाँ पर बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं। मतलब आज यूपी है, यूपी को मायावती ने कहा इसे 4 टुकड़ों में बांट दो, पार्लियामेंट चाहे कल बांट दे। आंध्र प्रदेश कहता रहा हमें तेलंगाना दे दो, हमें तेलंगाना दे दो, इन्होंने कहा हम नहीं देंगे। फिर जब सब लड़े कह रहे अच्छा ले लो। आज महाराष्ट्र भी बंटने को तैयार है, कई राज्य बंटने को तैयार है, तो उनको वो बांट देंगे, यह अधिकार है। यहाँ पर क्या अधिकार है? आर्टिकल 4 कहता है, अभी डिटेल में सारी बात करेंगे। आर्टिकल 4 कहता है कि पार्लियामेंट एक साधारण मेजोरिटी द्वारा बिना अनुच्छेद 368 के, और 368 क्या? अमेंडेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संशोधन करने का अधिकार देता है। इसको संशोधित किए बिना, मतलब 368 के बिना, आर्टिकल 4 के थ्रू नॉर्मल प्रोसीजर द्वारा हम क्या कर सकते हैं? स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं। हमको कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं चाहिए। 2/3 मेंबर्स आ जाए वो ओके बोल दें, राज्य टूट गए। हमें ना राज्य से पूछना, हमारा आज मन करेगा हम आज इसे तोड़ देंगे यूपी को, हमें पूछने की जरूरत नहीं। और वेस्ट बंगाल के साथ भी हम ये कर सकते हैं, हमारा कल मन करेगा वेस्ट बंगाल को बिहार में जोड़ देंगे, जो करना है कर लो, खत्म। ममता बनर्जी। बट ये कब किया जाता है? जब राज्य की जनता का मन, क्योंकि जनता के विरोध में अगर काम करोगे तो क्या होगा? इंटरनल रिबेल हो जाएगा। ठीक, आइए आगे। अब आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, नेम एंड द टेरिटरीज। आर्टिकल 1 एस्टैब्लिश अ फंडामेंटल आइडेंटिटी इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहले क्या बोल रहा है? ड्यूअल आइडेंटिटी। हमें इंडिया और भारत दोनों बोला जाता है, मतलब हमारे संविधान ने ही दोनों नाम दे दिए हैं कि हम भारत भी हैं, हम इंडिया भी हैं। अगर आप भारत कहीं लिख के आते हो एग्जाम में, आप इंग्लिश मीडियम के पेपर को लिख रहे हो, आपने लिखा वी आर लिविंग इन भारत एंड वी आर भारतीय, यूपीएससी काट नहीं सकता। रादर देन इंडियंस यू कैन राइट भारतीय, ये नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि संविधान ने एलिजिबल किया है भारतीय और इंडियन दोनों बोलने को। ठीक। डेलिबरेटली चूजन ओवर फेडरेशन टू एम्फेसाइज इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? हम कौन सा संघ है? हम वह राज्य हैं जिन्हें विघटित नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य केंद्र के साथ जुड़ तो सकते हैं पर केंद्र से अलग नहीं हो सकते। यूएस में क्या है? यूएस में राज्य जुड़े तो हैं पर राज्यों पे केंद्र की कोई शक्ति नहीं चलती। इंडिया में क्या है? हर एक राज्य केंद्र सरकार से बंधा हुआ है। तो यूएस में क्या होता है? यूएस में राज्यों को कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, राज्य के गवर्नर अपना डेवलपमेंट खुद करते हैं। इंडिया में क्या होता है? हम झूला फैला के खड़े हो जाते हैं, पैसा दो, हमें फंड सैंक्शन होते हैं। सेंट्रल स्कीम चलाता है कि भाई 30% आप दो, 70% हम देंगे, या 50% आप दो, 50% हम देंगे, या 20% हम देंगे, 80% आप दो, या 25% हम देंगे, 75%। ये यूएसए में नहीं होता। बट इसका मतलब क्या है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा ऊपर। इसको आप रेगुलेशन में नहीं ला सकते, आप यूनियन गवर्नमेंट को नहीं तोड़ सकते स्टेट से। स्टेट कैन बी डिवाइडेड। अब यहाँ पे शब्द जो राज्य है, याद रखना, स्टेट वर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर भी मैं स्टेट वर्ड की बात करूंगा, स्टेट विल बी डिफाइंड एज इंडिया, नॉट एज यूपी, बिहार और एनीथिंग। इनको यूनियन बोला जाता है, ठीक है, या इनको प्रोविंसेस बोला जाता है। हमारे यहाँ यूनियन संघ को बोल दिया गया, स्टेट राज्य को बोले, राज्य की जगह वो टेरिटरीज है हमारी, हैं। बट जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो जहां स्टेट वर्ड आएगा, स्टेट राज्य नहीं आएगा, स्टेट राज्य आएगा। कौन? केंद्र सरकार, द पर्सन हु इज रूलिंग। स्टेट शैल डिफाइन एनीथिंग, इसका मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट विल डिफाइन एवरीथिंग। स्टेट वर्ड जहां पे आएगा वो संघ के लिए आएगा। किसके लिए आएगा बच्चों? यूनियन के लिए आएगा। ठीक। इसके बाद टेरिटोरियल कंपोजिशन।
इसमें स्टेट्स भी आएंगे, यूनियन टेरिटरीज भी आएंगे, और टेरिटरीज आएंगी जो कई मीन से हमने एक्वायर की हैं, हमें गिफ्ट दे दी गई, हमने युद्ध से लिया, हमने युद्ध में हार दिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, स्टेट ड्राइव देयर एग्जिस्टेंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फ्रॉम एनी कॉम्पैक्ट बिटवीन सॉवरेन एंटिटी। हमारे संविधान में राज्यों के लिए भी आर्टिकल दिए गए, राज्यों के लिए भी संविधान दिया गया है। संविधान हमारा एक है, उसमें राज्यों के लिए भी अलग से नियमावली दी गई है, ठीक है, स्टेट एंड इट्स रूलिंग भी दी गई है। अब यूएस में क्या होता है, यूएस में फेडरल स्ट्रक्चर को तो उन्होंने बता दिया 4 पन्नों में, बाकी का राज्य अपने हिसाब से अपने नियम बना ले, तो उनका संविधान छोटा हो गया। हमारे संविधान में अपने म्युनिसिपालिटी तक के नियम लिखे हैं। गवर्नर का इलेक्शन कैसे होगा, गवर्नर कैसे जाएगा, जैसे गवर्नर के साथ मजेदार बात क्या है पता है आप लोगों को, गवर्नर का कार्यकाल इनडेफिनिट होता है। मतलब आनंदीबेन पटेल को 5 साल बीत चुके हैं, येट शी इज द गवर्नर ऑफ यूपी, वो नहीं जा रही। वो 2 साल में भी जा सकती थी, वो 10 साल भी यहां रह सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि इनको बदलें। गवर्नर कैन बी ट्रांसफर्ड, एमपी का यूपी भेज देंगे, यूपी का एमपी भेज देंगे। गवर्नर उस राज्य का नहीं होना चाहिए, यूपी का सिटीजन यूपी का गवर्नर नहीं बन सकता, बाकी स्टेट्स का बन सकता। जैसे मनोज सिन्हा को भेजा गया कहां, जम्मू कश्मीर, यूपी में नहीं भेजा गया। आनंदीबेन पटेल कहां से हैं, गुजरात से। इससे पहले राम नायक कहां से आए थे, महाराष्ट्र से। ये सब हमारे यहाँ गवर्नर रहे, बट ये इस राज्य के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, राज्य में बायास नहीं आएगा। मान लो मेरा गांव है, मैं गवर्नर हूं, मेरा गांव है कानपुर के पास, तो मैं कानपुर ही डेवलप करता रहूँगा, मुख्यमंत्री को रोज समझाऊंगा बेटा मेरा कानपुर डेवलप करो, बट गुजरात तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा ना। तो राज्यों में ये नियम है, तो कुछ जगह इंडेफिनिट टाइम फ्रेम है, तो इंडेफिनिट का मतलब कभी भगा दिए जाओगे। तो राज्यों को संबंधित चीज़ें दी गई हैं और राज्यों के सारे अनुच्छेद अलग अलग डाले गए। इस अनुच्छेद से अनुच्छेद या इस आर्टिकल से इस आर्टिकल के बीच में आपकी सारी लर्निंग हम आपको देते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, द फ्रेज क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट विच डेलिबरेटली चूजन ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने कहा वर्ल्ड यूनियन एम्फेसाइज इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। ये क्या कहता है ना, ये आर्टिकल में क्या समझाते हैं अंबेडकर साहब, कहते हैं कि फेडरेशन में क्या होता है, राज्य केंद्र के पास आते हैं बट केंद्र उन्हें बांध नहीं पाता, पर अगर केंद्र के पास राज्य आ रहे हैं और केंद्र ने उनको पकड़ लिया तो इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं। तो हमारे केंद्र के बाद राज्यों को अलग नहीं कर सकते। जैसे आज यूपी का मन किया कि आज से हम मोदी के साथ नहीं रहेंगे, नहीं कर सकते। आप जुड़ सकते थे, आपकी चॉइस थी 46 में, अब नहीं हट सकते। नाउ यू हैव नो राइट टू मूव बैक। अब हमारे देश से बाहर नहीं, हाँ कैसे जा सकते हो, चाइना अरुणाचल प्रदेश को जीत ले और हम हार जाएं तो अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा। उसके वॉर से तो हम छो सकते हैं पर अपनी मर्जी से हम नहीं खो सकते हैं। तो यहाँ पर यही इन्होंने कहा कि भाई फेडरेशन से बेहतर यूनियन है, क्योंकि यूनियन जो होता है इसको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यूनिटी एंड इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन यूनियन एस्टैब्लिश दैट व्हाइल इंडिया ऑपरेट्स एज अ फेडरल सिस्टम विद ऑटोनॉमस स्टेट, यूनियन इटसेल्फ इज इंडिविजुअल एंड परमानेंट। इन्होंने कहा कि राज्यों को खुद का कार्य करने की परमिशन दी है, आप इंडिपेंडेंटली अपने रूल्स फॉलो कर सकते हो, आप रूल बना सकते हो, कानून बना सकते हो, शासन कर सकते हो, बट यूनियन से अलग नहीं हो सकते। वेस्ट बंगाल कुछ भी कर ले कोई दिक्कत नहीं, बट वो ये नहीं कह सकता मैं इंडिया में नहीं रहूं। पंजाब कुछ भी कह दे, पंजाब ये नहीं कह सकता मैं आज से खालिस्तान, ये उसको परमिशन नहीं दी गई। आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट। अब यहां पर क्या है, पार्लियामेंट में है, इंडिया एक सॉवरेन अथॉरिटी है, यहां पर एडमिट और एस्टेब्लिश कर सकते हैं कोई भी नया राज्य। दिस प्रोविजन डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी, टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल चेंज से यूनियन इंटीग्रिटी बनी रहे। कभी अगर ऐसा होता है कि क्षेत्र में कोई अशांति आती है और केंद्र की डिस्ट्रक्टिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, तो क्या कर सकता है, राज्यों को छोड़ सकता है और नया ले सकता है। ये पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट्री पावर, कंप्लीट डिस्क्रिशन टू एडमिट न्यू स्टेट विदाउट डिटेल प्रोसीजर अलाउइंग एडॉप्टेबिलिटी इन डाइवर्स पॉलिटिकल सिचुएशन। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं करने, आप इन अ शॉर्ट मैनर जब चाहें किसी भी राज्य को इसमें एडमिट कर सकते हैं और उसका एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। नो रिजिड प्रोसीजर, कोई रिजिड प्रोसीजर नहीं है, आप नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन के थ्रू जाइए, नॉर्मल प्रोसीजर पार्लियामेंट को फॉलो करिए, अपने राज्य को एडमिट कर देंगे। अब ये कैसे काम आया,
द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल 2 कब हुआ? 75 में, जब 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जब हमने एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट को, जिसको हमने संरक्षण दिया था, उसको पूरी तरह राज्य में परिवर्तित कर दिया। सिक्किम हमारे देश का क्या बन गया? राज्य बन गया। इसकी पूरी कहानी बताऊंगा बाद में। इसके बाद गोवा स्टेटहुड, जब गोवा को हमने पोर्चुगीज से छीना तो उसके बाद हमने उसे क्या किया? अपने देश में मिला लिया और राज्य बना दिया। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि आपके पास कोई भी बाहर की टेरिटरी आप चाहें कैप्चर करें तो उसे भारतीय राज्यों में जोड़ा जा सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब यहाँ क्या हो सकता है? एक नया राज्य ही बना सकते हैं। भाई हमने कुछ एरिया यूपी से उठाया, कुछ एमपी से उठाया, कुछ झारखंड से उठाया, एक नया राज्य बना दिया। क्या? विश्वागंज या विश्वजीतगंज, खत्म, नया राज्य। अब वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया विश्वजीत गिरी, वहाँ सारा गिरी समुदाय रह रहा है। फिर एक और बना राणा मंडला, जितने भी क्षत्रिय थे वो रहने लगे। फिर एक बना ब्राह्मण, है ना, एक सरयू पारी ब्राह्मण मंडला, एक ब्राह्मण मंडला, एक पंडित मंडला, एक पुरोहित मंडला। ऐसे करते करते हमने क्या किया? राज्यों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो या तो हम एक नया स्टेट बना दें एग्जिस्टिंग टेरिटरीज को हटा के, या हम मॉडिफाई कर दें किसी स्टेट की बाउंड्रीज को। हम कहें यूपी पूरा इनके पास रहेगा, पर बनारस को हम यूटी बना दे रहे हैं। ये क्या कहें? ये कहें बनारस आज से यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यहाँ का शासन हमारे पास होना चाहिए, या वृंदावन इज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या? चेंज स्टेट नेम्स। अगर ऐसा लगता है कि राज्यों का नाम बदलना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जब यूपी टूटा था तो क्या बना था? उत्तरांचल। क्या नाम था उसका पहले? उत्तरांचल। उत्तरांचल से उसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम लोग कहते हैं, इसका नाम रख दो उत्तम प्रदेश। शहरों का नाम राज्य बदल सकता है, पर राज्यों का नाम केंद्र सरकार बदलेगा। दोनों में अंतर है। जो यूपी में इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया, ये केंद्र सरकार नहीं करेगी, राज्य करेगी। बट अगर यूपी का नाम बदल के योगी प्रदेश करना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यहां पर कौन काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। योगी अपनी मर्जी से स्टेट का नाम नहीं बदल सकता। ये करने के लिए कौन बैठेगा? वो। जैसे हमारा पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। अब हम क्या हो गए? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो नाम बदलने का अधिकार हमारे पास है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। कोई भी बिल आर्टिकल 3 के अंदर तब इंट्रोड्यूस होता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहें कि भाई ये चीज़ जरूरी है, अब राज्यों का विघटन हो सकता है, आप इसको देख लीजिए। तो राष्ट्रपति अनुमोदन देंगे या परमिशन देंगे कि अब राज्य बनाए जा सकते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेचर कंसल्टेशन। फिर प्रेसिडेंट मस्ट रिफर बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है, ये क्या करेंगे? उस राज्य के पास भेजेंगे कि तुम्हारा राज्य हम तोड़ रहे हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक वो वहाँ पड़ा रहेगा। अगर वो इस चीज़ को समझते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी चीज़। अगर नहीं समझते सुनते तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे? बैन कर दें। हम कहेंगे भाई साहब आपने नहीं सुना, अब हम केंद्र के पास पहुँचा रहे हैं। फिर पार्लियामेंट रिटेन फाइनल अथॉरिटी। ये अप्रूव करें ना करें, देखो स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, ये इनकी एडवाइजरी है। अब केंद्र सरकार जब चाहे इसको बदल सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग। द प्रोविजन इंश्योर दैट रीजनल रेजिस्टेंस कैन नॉट आइडेंटिफाई ब्लॉक reorganization that serves broader national and administrative interest। ये इसलिए किया जाता है कि जो लोग वहाँ पे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूछती है कि वो उस आवाम से पूछें, अपने लोगों से पूछें कि वो डिवीज़न चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर उसके बाद भी केंद्र सरकार से राज्य सरकार कहती है कि हम डिवीज़न नहीं चाहते, तब भी केंद्र सरकार चाहे तो उसको डिवाइड कर सकती है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी किसकी है? केंद्र सरकार की। 3 लोग आए। पहले आया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मैंने कहा कि भाई एक नया राज्य बनेगा। फिर जिस राज्य को तोड़ना था वहाँ पर हमने बिल भेजा। हमने कहा भाई साहब हम तोड़ने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा सर मेरी राय बहुत गंदी है। उन्होंने कोई बात नहीं। केंद्र ने कहा हम तोड़ेंगे, तोड़ दिया उन्होंने। वो माने ना माने वो केंद्र के ऊपर है, राज्य कुछ भी बोले हमें सुनना है, हम नहीं सुने तो नहीं सुनेंगे। हिस्टोरिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अंडर आर्टिकल 3। 2000 में झारखंड बना, 2000 में उत्तराखंड बना, 2000 में छत्तीसगढ़ बना और 2014 में तेलंगाना बना। बिहार से नवंबर 15 में झारखंड बनाया गया। ठीक, 2000 में यूपी से ही 27वां स्टेट 9 नवंबर को बना। उत्तरांचल बाद में इसका नाम उत्तराखंड किया गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना। ठीक है, 26वां स्टेट बना। और तेलंगाना दोबारा निकाला गया जो हमारे देश का राज्य 29वां बना। ठीक, अब आर्टिकल 4 जो है, अनुच्छेद 4 क्या है इसके बारे में आपको समझना है।
अनुच्छेद 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कई सारी बेसिक चीज़ों को हमारे लिए बदलता और लगाता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट क्लॉज 1, एनी लॉ रिफर्ड इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 shall contain provision for amending first and fourth schedule may include supplementary, accidental and consequential positions, ठीक है, as parliament deems necessary। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आर्टिकल 2 और 3 के तहत हमें जो भी लगेगा हम उसका बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट को नेसेसरी लगेगा, और इसको हम पूरी तरह बदल देंगे, इस पर कोई भी विवाद नहीं होगा। क्लॉज 1 क्या कहता है। क्लॉज 2 क्या कहता है, सच लॉज नॉट बी कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। कह रहे जो भी ये बदलाव करेंगे ये संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। आर्टिकल 368 के अंतर्गत आर्टिकल 4 में बदलाव नहीं आते। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा हम जो भी चेंजेस करेंगे इसको आर्टिकल 368 के तहत नहीं ले जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 368 स्पेशल प्रोविजन ले आता है, क्योंकि संविधान में बदलाव हो रहा है। ये कहते हैं हम जो भी यहां बदलेंगे आर्टिकल 4 के तहत वो इसमें नहीं आएगा। वाई आर्टिकल 4 इमर्ज, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इनहेरिट कॉम्प्लेक्स टेरिटरी स्ट्रक्चर। अब इन्होंने ये क्यों बनाया था आर्टिकल 4 उस टाइम पे, क्योंकि भाई उस समय पे 563 रियासतों को इन्हें कैप्चर करना था। अब ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में फंस जाते हैं तो राज्य का भी कैप्चर ही नहीं कर पाते। तो पार्लियामेंट ने यह अधिकार लिया कि हम जब चाहें तब राज्यों को कैप्चर कर सकते हैं, हमें स्पेशल प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे इसकी जरूरत थी। आर्टिकल 4 वॉज क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन टू बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट ने ये इसलिए बनाया था आर्टिकल 4 कि ये फ्लेक्सिबल रहे और हम तत्काल राज्यों को जोड़ लें और हमारा संविधान बचा रहे। पोस्ट इंडिपेंडेंस टेरिटोरियल कॉम्प्लेक्सिटी को देख रहा था, फेडरल गवर्नेंस को देख रहा था, प्रिवेंट कर रहा था प्रोसीड्यूरल बोटलनेक्स टू स्टेट फॉर्मेशन। राज्यों को फॉर्म करने के लिए हमें पूरा ये राइट तरीका दे रहा था। ठीक, इसके बाद शेड्यूल्ड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 4। फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरीज नेम की बात करता है, ये कहता है स्टेट बाउंड्रीज, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटोरियल डिस्क्रिप्शन को आप बदल सकते हैं। फोर्थ शेड्यूल कहता है राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन, एलोकेशन है एक सीट का राज्यसभा को हर स्टेट के, वो अमेंड करेंगे क्या, सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है आर्टिकल का कि हर राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी चुनाव के समय पर। जैसे यूपी को कितनी सीटें दी गई हैं, 80। अभी जब इस साल का इलेक्शन होगा 27 का, उससे पहले हो सकता है सीट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। अब 440 की तरह के जगह कितनी हो जाएंगे, 900 से ऊपर सीटें हो जाएं, 840 सीटें हो जाए, तो हो सकता है यूपी को सीटें ज़्यादा मिल जाएं, 80 की जगह 180 200 सीटें मिल जाएं, महाराष्ट्र को ज़्यादा मिल जाएं, बिहार को ज़्यादा मिल जाएं, तब क्या होगा। तो रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जनसंख्या बढ़ी, सीट्स बढ़नी चाहिए, तो ये राज्यसभा की चीज़ें डिसाइड करते हैं। रिप्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट होता है और फेडरल बैलेंस, ये फोर्थ शेड्यूल इसका कहता है। क्लॉज 1 पार्लियामेंट का क्या कहता है, एक्सपेंसिव पावर देता है, एड्रेस करता है कॉन्सिक्वेंसेस टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्री चेंज वगैरह करना है तो आप तुरंत कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल जो है न्यू टेरिटरी रिप्रेजेंटेशन करता है, इसमें स्मूथली आप ट्रांजिशन कर पाओ, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जाती कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। आर्टिकल 4 में पहला क्या है, पार्लियामेंट्री इंट्रोडक्शन। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, प्रेसिडेंट इसको एसेंट परमिशन दे दें। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट हो, वोटिंग कर दे टोटल मेंबर की, 50% स्टेट लेजिस्लेचर इसको रेटिफाई कर दे, फाइनल अप्रूवल हो गया और राज्य बन गया। इजी हो गया। यहां जितने लोग प्रेजेंट हैं, यहां देखना, जितने लोग प्रेजेंट है उसका 2/3 चाहिए। 440 लोग अगर हैं और उसमें से सिर्फ 200 लोग प्रेजेंट है तो उसका 2/3 चाहिए। मतलब अगर बीजेपी को किसी राज्य को बनाना है तो क्या चाहिए, 280 लोग प्रेजेंट हो जाए बीजेपी वाले, उसका 2/3 वोट कर दे उनके फेवर में, हो गया काम। संविधानिक संशोधन में ये नहीं होता, यहां होता है। ठीक, आर्टिकल 4 इन प्रैक्टिस 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र फ्रॉम द बाइलिंगुअल स्टेट, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिंग आर्टिकल 4 कैपेसिटी टू एड्रेस लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन डिमांड। इन्होंने क्या किया, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन किया था तो आर्टिकल 4 को इन्होंने प्रॉपर यूज़ किया कि लैंग्वेज बैरियर अगर आते हैं तो हम लैंग्वेज बैरियर में मराठी और गुजराती स्पीकिंग लोगों को अलग अलग राज्य दे सकते हैं। ये राज्य को क्या परमिशन देता है या केंद्र को क्या परमिशन देता है, ये परमिशन देता है कि वो राज्यों को बना सकते हैं, राज्यों को जोड़ सकते हैं, राज्यों को तोड़ सकते हैं और राज्यों को शांति के पर्पज़ के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं।